विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज जम्मू कश्मीर पीपल फोरम के निमंत्रण पर पधारे। मंच पर विराजमान सम्मानित वक्तागण, अतिथिगण और जो गया था उसको वापस लेने का संकल्प लेने के लिए संपूर्ण देश से आए मेरे भाइयों और बहनों, भारत माता की जय केवल नारा नहीं है। भारत माता की जय एक महामंत्र है। ये महामंत्र है भारत के प्रति वफादारी का, ये महामंत्र है भारत के प्रति समर्पण का, ये महामंत्र है देश के लिए जीने का और जीते हुए इस देश को महान बनाने का, विश्व को शिरोमणि बनाने का। कुछ लोग हैं जम्मू कश्मीर में जो कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो क्या हमारी वफादारी पर संदेह हो सकता है? हमारा अनुभव बताता है जिसके मुंह पर भारत माता की जय नहीं, उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा होता है। लेकिन यहां पर उपस्थित जन समुदाय ने तय कर दिया है अब इन लोगों की राजनीति नहीं चलनी। इतनी भयंकर गर्मी, मई का महीना, पूरे देश से जिस प्रकार से आप पूरे समर्पण के साथ आए हैं, एक समुद्र के रूप में आपका रूप यहां दिखाई दे रहा है। मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं आपके चरणों में, इस विश्वास के साथ करता हूं कि अब आपका यह संकल्प अवश्य पूरा हो। अभी मेरे परम मित्र जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूं, ऐसे श्रीमान कुलदीप अग्निहोत्री जी ने एक बात रखी। पीओजेके से आए लोगों को शरणार्थी नहीं कहा, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कहा। क्यों कहा? मैं शब्दों के जाल में नहीं पड़ता। इनको केवल एक ही शब्द दिया जा सकता है, ये धर्मवीर है, ये पुरुषार्थी है, अपना धर्म छोड़कर वहां रह सकते थे। इन्होंने धरती छोड़नी मंजूर की, अपना संपत्ति छोड़नी मंजूर की, बुजुर्गों का कमाया हुआ छोड़ना मंजूर किया। नहीं मंजूर किया तो अपना धर्म छोड़ना मंजूर किया। क्या फर्क पड़ता है इन शब्दों से? इंटरनली डिस्प्लेस्ड ना कहते तो शरणार्थी कह देते, शरणार्थी कह देते तो आपको मुआवजा मिल जाता। इतना ही तो फर्क है। क्यों अग्निहोत्री जी? इतना ही तो फर्क है। मैं आज पूछना चाहता हूं, आपको मुआवजा चाहिए या मीरपुर चाहिए? आपको मुआवजा चाहिए या मुजफ्फराबाद चाहिए? आपको मुआवजा चाहिए या मां शारदा पीठ चाहिए? आपको मुआवजा चाहिए या छोटा ननकाना साहब चाहिए, जहां गुरु नानक देव चीन से आते समय विराजमान हुए थे? हमको मुआवजा नहीं, हमको मुखसर चाहिए, जहां भगवान राम ने स्वयं स्नान किया था। इतनी भयंकर भीड़ में मुआवजा लेने के लिए नहीं आए। हमारी लाखों भाइयों ने, बहनों ने अपना जो रक्त बहाया है वो मुआवजे के लिए नहीं बहाया है। 17 लाख से ज्यादा लोग अपनी मातृभूमि छोड़कर, अपनी जन्मभूमि छोड़कर पूरे देश में जगह जगह पर रहे, वो किसी मुआवजे के लिए नहीं रहे।
एक संकल्प के साथ रहे और वो संकल्प मजबूती के साथ पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी गलती में भी कुछ अच्छी बातें आ जाती हैं। उन्होंने इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कहा, परिणाम 24 सीटें रखी हैं विधानसभा में। पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व रखी हैं। अभी डिलिमिटेशन समिति ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी। बहुत अच्छा निर्णय दिया है, तुरंत लागू होना चाहिए, उस पर चुनाव होना चाहिए, ये हमारी मांग है। लेकिन उन्होंने पीओजेके की 24 सीटों से कोई छेड़छाड़ नहीं की, यूं की यूं रखी है। दावा बरकरार है, दावा मजबूत है। हां, एक लाइन कही है, वो लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। 1/3 व्यक्ति शरणार्थी बने थे, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर पूरे देश में रहे थे। इसलिए इन 24 में से 8 सीटों का चुनाव होना चाहिए और पीओजेके से गए लोग जम्मू कश्मीर के भविष्य का निर्धारण करें। मैं उस अंत में लिखी गई उस छोटी सी लाइन, पता नहीं कितनों को ध्यान में आई होगी, उसका समर्थन करता हूं और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं, कम से कम 8 सीटों पर यह चुनाव जरूर होना चाहिए। डोमिसाइल लेना शुरू कर दिया है। पीओजेके के लोगों ने देश भर में, मैं यहां पर उपस्थित इस जनमेदनी से निवेदन करना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के इस हिस्से से गया हुआ, मीरपुर से, मुजफ्फराबाद से, पुंछ से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका डोमिसाइल ना बन जाए। डोमिसाइल बनवाइए और जम्मू कश्मीर का भविष्य निर्धारण करने में बता दीजिए। अब कुछ परिवारों की नहीं चलेगी, अब उनके इरादों पर नहीं चलेंगे। अब वो होगा जो इस देश का समाज चाहेगा, वो होगा जो जम्मू कश्मीर की जनता चाहेगी और इसमें भागीदारी जम्मू आप लोगों की भी होगी। आज यह जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं साधुवाद देना चाहूंगा इसके आयोजक। इसलिए मेरा परिचय कराते समय मुझे कहा गया कि आपने व्यस्त समय में से अपना समय निकाला, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आभारी हूं, धन्यवाद नहीं दे रहा, आयोजकों का, जिन्होंने मुझे दर्शन करने का सौभाग्य दिया है। आपके संकल्प का और एक नए भविष्य का सपना साकार होने का अवसर मैं आज देख रहा हूं। मैं सौभाग्यशाली। आज ये तय हो गया, एक नया जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है। किसी लुटेरे देश के दलालों के आधार पर यहां के भविष्य का निर्धारण नहीं होगा। कुछ परिवार जो 3 पीढ़ियों से लूट रहे हैं, उनके स्वार्थों के आधार पर अब जम्मू कश्मीर के भविष्य का निर्धारण नहीं होगा। डायरेक्ट एक्शन से लेकर अलगाववाद की, आतंकवाद की धमकी देने वाले चंद लुटेरों के आधार पर, हत्यारों के आधार पर अब जम्मू कश्मीर का भविष्य निर्धारित नहीं होगा। अब अलगाववादी स्वयं अलग थलग पड़े हैं। अब देश की मुख्य धारा, इस प्रदेश की मुख्य धारा वो होगी जो यहां पर उपस्थित जन समुदाय तय करेगा और वो तय कर चुका है।
हम केवल आज के जम्मू कश्मीर से नहीं, 1947 15 अगस्त 1947 के समय जो जम्मू कश्मीर था उसको प्राप्त करके रहेंगे। बहुत सही बात कही। जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो या ना हो, यह निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल महाराजा हरि सिंह को था, किसी और को नहीं। ध्यान कर लेना, किसी शेख अब्दुल्ला को यह अधिकार नहीं था। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी यह अधिकार नहीं था। यह अधिकार था तो केवल महाराजा हरि सिंह को था। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय उन्होंने वही विलय पत्र लिया था जो संपूर्ण देश की रियासतों ने लिया था, जिसके अनुसार यह विलय अंतिम था। बंधुओं बहनों, ध्यान कर लेना, उस समय का जम्मू कश्मीर भारत का सबसे बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा। चाहे उत्तर प्रदेश से तुलना कर लें, चाहे राजस्थान से तुलना कर ले, चाहे किसी और से तुलना कर ले, वो सब बहुत छोटे पड़ते थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज केवल 46% उस जम्मू कश्मीर का हमारे साथ बचा है। केवल 46%। 54% लूट कर ले गए। कहां गया मीरपुर, कहां गया मुजफ्फराबाद, कहां गया पुंछ का वो बड़ा हिस्सा, कहां गया छंब, कहां गया जौरियों का वो हिस्सा, कहां गया मेरा गिलगित बाल्टिस्तान, कहां गए मेरे वो पवित्र स्थान। आज वो सब छीन छीन कर लुटेरों ने जो छीना वो अवैध था, इलीगल था। राजा हरि सिंह का जो विलय पत्र था वो लीगल था, और जो इलीगल है उसको लीगल ढंग से भारत में शामिल करना हमारा अधिकार है, और वो अधिकार हमारे संकल्प के आधार पर है। कल कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बैठा, 47-48 का जिक्र हुआ, 65 का, 71 का, बीच में 62 का भी जिक्र हुआ, क्योंकि चीन ने भी जो हड़पा है जगह, वो हमारे संकल्प से बाहर नहीं है, वो भी आएगी। जम्मू के एक हमारे मित्र ने कहा, भाई साहब आप केवल इसकी बात कर रहे हो, पलायन तो उसके बाद भी हुआ है, हिस्सा तो उसके बाद भी टूटा है। 2014 तक पता नहीं कितने हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया, पता नहीं कितने हिस्से पर पाकिस्तान ने चुपके चुपके कब्जा कर लिया। पलायन का दौर कश्मीर की बात छोड़ो, जम्मू की कई बस्तियों से भी शुरू हो गया था। लेकिन 14 के बाद ये पलायन का दौर खत्म हो गया। अब जम्मू कश्मीर ने तय कर लिया है, उसका नया संकल्प है, पलायन नहीं पराक्रम, और यही पराक्रम हमारे छीने हुए हिस्से को वापस लेकर आए। ये आपका संकल्प और पुरुषार्थ। मैं नमन करता हूं भारतीय सेना, मैं नमन करता हूं भारत सरकार के मजबूत इरादों को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने की हिम्मत अगर कोई दिखा रहा है तो हमारी आज की केंद्र सरकार दिखा रही है। जम्मू कश्मीर का जब भी विषय चलेगा, इस केंद्र सरकार को धन्यवाद दिए बिना वो विषय पूरा नहीं हो सकेगा। मैं आभारी हूं अपने संतों महात्माओं का, जिन्होंने इस ज्वाला को जलाए रखा, कमजोर नहीं पड़ने दिया।
और इसी का परिणाम है आज विमर्श बदल रहे हैं, नैरेटिव्स बदल रहे हैं, चर्चा के बिंदु बदल रहे हैं। पहले कभी किसी ने कहा था 370 हटाकर तो देखो। मैं उनके शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहता। इस 26 जनवरी को पूरी दुनिया ने देखा। हर पंचायत स्तर के ऊपर गणतंत्र दिवस मनाया गया। 370 के बाद ही तिरंगा फहराया गया और भारत माता की जय के नारे लगाए। अब 370 कोई मुद्दा नहीं है। 370 हट गया, 35 से हट गया। अब कोई उसको वापस लाने की बात भी नहीं करता। अब तो संभव नहीं है, वो इतिहास की बात हो गई। इस पर अब कोई विमर्श नहीं। कुछ साल पहले तक विलय पर प्रश्न होते थे। वो कागज अंतिम विलय का था कि नहीं था। मुझे ध्यान है एक बार अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में उस समय की जो मुख्यमंत्री थी, उनसे मिलने के लिए मुझे जाने का अवसर मिला। बातचीत चल पड़ी। उन्होंने कहा वो विलय अंतिम कहां है। मैंने कहा थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। जो आंखों पर अलगाववाद का चश्मा है उसको उतारिए तो ध्यान में आएगा। वो विलय पत्र का एक भी कॉमा, एक भी अक्षर बाकी विलय पत्र से अलग नहीं है। वो अंतिम है। और जो विलय था वो सारा का सारा था जो 15 अगस्त 47 को भारत। अब विलय भी कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा है तो केवल एक है और वो मुद्दा है 1994 का संसद का संकल्प कैसे पूरा किया जाए। सर्वसम्मत संकल्प था। सारा गुपकार गैंग का समर्थन था। किसी ने विरोध नहीं किया था। सबने समर्थन किया था। इसका मतलब बड़ा साफ है, ये पूरे राष्ट्र का संकल्प है, केवल वहां से विस्थापित लोगों का नहीं, ये संकल्प पूरे देश का है। और वो संकल्प है जब तक मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगिट बाल्टिस्तान ये वापस हमारे साथ नहीं आएगा, भारत अधूरा है। और अधूरा भारत जब तक पूरा नहीं होगा, हमारा संघर्ष चलता रहेगा, हमारा लड़ाई चलती रहेगी। हम ना रुकने वाले हैं ना थमने। पूज्य महंत जी ने एक इच्छा जाहिर की। पूज्य महंत जी ने एक इच्छा जाहिर की कि हमारी गद्दी मीरपुर में है, मैं उस गद्दी के दर्शन करना चाहता हूं। महाराज जी इच्छा रखनी है तो बड़ी रखो। वो दिन दूर नहीं जब उस गद्दी पर आप जाकर आसीन होंगे। दर्शन करने की तो बात छोड़ दीजिए। मेरी बहन रेनू मीरपुर को याद करके रो पड़ी। स्वाभाविक, जहां हमारी जड़ें हैं कैसे भूल सकते हैं। वो आएगा कि नहीं, हम जाएंगे कि नहीं, ये मालूम नहीं है। लेकिन आज नैरेटिव ये बन चुका है। अब जाने का नहीं, लाने का समय आ गया है। जो गया था उसको वापस लाना है। जो देश का संकल्प है और आपका संकल्प बता रहा है,
ये पूरा होगा, होकर रहेगा, हमारे सामने होगा। कौन कौन से क्षेत्र गए, कौन कौन से हमारे पास स्थान गए, आज मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा, बहुत जगह पर उसका सामग्री आ चुकी है। अत्याचारों की जरूर चर्चा करना चाहूंगा। लोग कश्मीर फाइल देखकर आए, उनको ध्यान में आया, पूरे देश को ध्यान में आया, भूल गए थे लोग कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों पर किस प्रकार के अत्याचार हुए थे। भाई मुकेश ऋषि जी बैठे हैं, अभी इनसे चर्चा भी हो रही थी। फिल्मों में विलेन बनकर आते हैं, लेकिन मैं इनसे अपील करता हूं, जितना सहयोग संभव होगा मैं भी करूंगा, यहां पर उपस्थित सब लोग करेंगे। कश्मीर फाइल पार्ट 2 बननी चाहिए, जिसमें मीरपुर, मुजफ्फराबाद और बाकी जगह जो अत्याचार हुए हैं वो लोगों के सामने आने चाहिए। और देखना उसके बाद पूरा जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा देश आपको हीरो की तरह अपने सर पर उठाएगा, अपने कंधे पर बैठाएगा। अरे यहां तो जो हुआ सो हुआ। 6000 से ज्यादा मेरी बेटियों को उठाकर ले गए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाजारों में बेच दिया। एक दिन के अंदर राजौरी में 3000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम, अकेले राजौरी में उन 4 महीनों में। ध्यान रखना, उन 4 महीनों में दिवाली भी आती, पूरा देश दिवाली मना रहा था, लेकिन राजौरी के लोग, मीरपुर, मुजफ्फराबाद के लोग अपनी और अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाते हुए घूम रहे हैं, अपनी जान बचाते। कैसा जश्न, कैसी दिवाली, हम कैसे भूल सकते हैं। मीरपुर का एक स्कूल, लड़कियों का स्कूल, 100 से ज्यादा लड़कियां हॉस्टल में रहती थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन लड़कियों ने उस स्कूल के पास जो कुआं था उसमें कूदकर अपनी जान दे दी। ये टिप्स ऑफ आइसबर्ग, जो अत्याचार हुए हैं मैं उनका केवल बहुत संक्षेप में वर्णन किया है, वो पूरी पिक्चर नहीं है। वो पूरी पिक्चर आनी चाहिए, पूरे समाज को जानना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान का विषय भी नहीं है, ये ध्यान कर लीजिए। इतिहास जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं, उस सारे दौर में केवल हिंदू और सिख नहीं, देशभक्त मुसलमान भी मारे गए।